माँ पर पूत बाप पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। आखिर ये कहावत आप सभी ने सुनी तो अवश्य होगी, जिसका कहने का अर्थ है कि या तो बेटा जो है माँ के ऊपर जाता है या फिर पिता के ऊपर जाता है। चाहे दोनों के ही गुण हों, पर थोड़े से गुण दोनों बच्चों में जो है अवश्य आते हैं। उसी के अनुसार अगर देखा जाए, इस कहावत के कहने का अर्थ ये है कि जिस प्रकार मायावी राक्षसी सिंहिका जो चतुर थी, चालाक थी, एक बहुत बड़ी राक्षसी थी, उसी अनुसार उसका बेटा भी चतुर, चालाक, किस्मत का धनी जिसको आप कह सकते हैं, और राक्षसों की सेना का सेनापति था। सिंहिका के बारे में रामायण में बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। उन्हीं का बेटा था जिसका नाम था स्वरभानु। स्वरभानु भी बहुत चतुर था, चालाक था। एक चीज़ याद रखिए कि ये जो चाहे सिंहिका हो चाहे स्वरभानु हो, ये दोनों विजातीय परिवार से आते हैं, अर्थात ब्राह्मण और राक्षस। तो ये राक्षस परिवार से आते हैं, इसीलिए जो सिंहिका थी उसका जो पुत्र राहु था ये भी विजातीय ही था, लेकिन चालाक बहुत ज़्यादा था। सिंहिका जो मायावी राक्षस थी, जिसका वर्णन आपको रामायण में अवश्य सुनने को मिलेगा। और एक समय हनुमान जी के साथ जब इनकी भेंट होती है, तब ये इनकी परछाई को पकड़ लेती है। शर्त ये रखी जाती है कि अगर हनुमान जी सिंहिका के मुंह के अंदर जा कर के वापस आ जाएंगे, तब वह उनकी परछाई को छोड़ देगी। और वैसा ही हुआ। रुद्र रूपी हनुमान ने भी बहुत ही अच्छे से इसका परिचय दिया और वह सिंहिका के मुंह से जाकर के वापस आ गया, और ये दोनों ही शर्तें पूरी भी कर दी। उसी प्रकार जिस प्रकार सिंहिका बहुत चतुर और चालाक थी, उन्हीं का बेटा था जिसका नाम था स्वरभानु। स्वरभानु भी बहुत ही इंटेलिजेंट था, बहुत चतुर चालाक था, और मायावी राक्षस तो था ही था। वह इतना चालाक था और इतना तेज और चतुर था कि वह राजा बलि, राक्षसों के राजा हुआ करते थे, उनकी सेना का सेनापति भी स्वरभानु ही था। लेकिन जब समुद्र मंथन हुआ और धन्वंतरी जी जब कलश को लेकर के, अमृत से भरा हुआ कलश लेकर के जब पृथ्वी पर प्रकट हुए, तब कहीं ना कहीं यह राक्षसों के साथ धोखा होना शुरू हुआ, और चतुर चालाक मायावी राहु को इसके बारे में पता चल गया, और उसने चालाकी से उस अमृत का जलपान भी कर लिया। लेकिन मोहिनी रूपी विष्णु ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया, और यही स्वरभानु, जिसका सर जो था वो केतु कहलाया और धड़ का हिस्सा राहु कहलाया, क्योंकि अमृत चखा जा चुका था, इसी कारण स्वरभानु अजर और अमर हो गया। बेशक आज ये राहु और केतु के नाम से प्रसिद्ध हैं। हाँ, ब्रह्मांड में अगर आप इसको देखेंगे तो आपको कहीं पर भी ये पिंड के रूप में या ग्रह के रूप में दिखाई नहीं देंगे, लेकिन इनका अस्तित्व फिर भी आज है। राहु और केतु का निर्माण कैसे होता है, इसका वीडियो मैंने बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगी, आप वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने पिछले जितने भी वीडियो हैं उसमें मैंने कुछ राहु के कार्य तत्व के बारे में बताया है, बहुत सी अलग अलग जानकारियाँ दी हैं, तो आप उन वीडियो को भी अवश्य देखिए, तो इससे आपको राहु से संबंधित नॉलेज अवश्य बढ़ेगी। राहु और शनि दोनों ही, क्योंकि देखेंगे तो पाप ग्रहों के अंतर्गत आते हैं, राहु को भी शनि के समान पाप फल देने वाला कहा गया है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में राहु सही नहीं है, तो यही राहु शनि से बहुत ज़्यादा दुखदायक भी हो जाता है। शनि कहीं ना कहीं आपको अंत में मृत्यु के समय जरूर आपको तार देता है, आपकी आत्मा को शुद्ध और निर्मल कर देता है, वह इतने कष्ट आपको देता है। लेकिन वहीं पे राहु अगर आप देखेंगे तो वह आपको राजा से रंग और रंग से राजा यानी रोड पर भी लेके आ जाता है। राहु जिस भी राशि में विद्वान होता है, उसी के स्वामी के अनुसार राहु हमेशा अपना फल देना शुरू करता है। हालांकि राहु को अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये मायावी ग्रह तो है ही है, अगर कुंडली के ये 12 भाव देखेंगे तो राहु के द्वारा त्रिक भावों में शुभ फल दिया जाता है, जैसे 3, 6 और 11। यहाँ पर जो राहु है हमेशा अच्छा फल देता है, और बाकी सभी स्थानों पर राहु का फल इतना शुभ नहीं होता है। लेकिन बशर्ते एक चीज़ अवश्य देखनी पड़ेगी कि राहु जो है कौन सी राशि में विद्यमान है। से स्थानों पर जब भी राहु जो है गोचर के अनुसार
भ्रमण करता है तो अपने शुभ या अशुभ फल अवश्य प्रदान करके जाता है, और राहु अचानक से ही आपको अच्छा या बुरा फल प्रदान कर देगा। राहु और केतु ने, जैसा कि आप सब लोग इतने समय से सुनते हुए जा रहे हैं, उसने 30 अक्टूबर 2023 को अपनी वक्री चाल को चलते हुए राहु ने दोपहर के 2:13 पर अपना राशि से परिवर्तन किया। पहले राहु जो मेष राशि में थे, अब उन्होंने वहां से मेष राशि को छोड़ करके गुरु की राशि जो है मीन है उसमें वह चले गए हैं। मीन राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, जिसमें जो राहु है अभी रेवती नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं, और केतु ने भी अपना राशि परिवर्तन किया। जो पहले तुला राशि में थे, अब वह कन्या राशि में उन्होंने प्रवेश कर लिया है। इस तरह तो मेष राशि में जो गुरु चंडाल योग बन रहा था, जब राहु और गुरु आपस में वहाँ पर विद्यमान थे, तो गुरु चंडाल योग के कारण भी लोगों ने बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद वह गुरु चंडाल योग भी समाप्त हो गया। राहु मीन राशि के इस वक्त रेवती नक्षत्र में विद्यमान है। मीन में 3 नक्षत्र आते हैं, रेवती, उत्तर भाद्रपद और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आते हैं। तो अभी जो है ये रेवती नक्षत्र में है, और कम से कम आप कह सकते हैं कि ये अगले 7-8 महीने तक उसी नक्षत्र में रहने वाले हैं। राहु, क्योंकि रेवती नक्षत्र जो है वो बुध का नक्षत्र होता है, तो यहाँ पर राहु को जो है बुध के द्वारा कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि राहु को जो वैसे तो कोई राशियाँ नहीं दी गई हैं, लेकिन फिर भी ऋषियों ने राहु को बुध की राशि कन्या राशि जो है वो प्रदान की हुई है। तो इसीलिए अगर देखेंगे तो राहु बेशक रेवती नक्षत्र में है, कन्या राशि के रेवती नक्षत्र में बेशक राहु यहाँ पर विद्यमान है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने घर पे आने के बावजूद भी उतने ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। आखिर मीन राशि में जो राहु ने विचरण किया है, यह आने वाले अगले 7-8 महीनों तक नक्षत्र और राशि सिद्धांत के अनुसार मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपकी राशि जो है सिंह राशि है, या फिर आपका लगन भी सिंह है, तो याद रखिए सिंह राशि के अनुसार आपको 80%, लगन के अनुसार 20% और नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार 50% का प्रभाव यहाँ पर मिलने वाला है। अगर राशि के अनुसार, लगन के अनुसार और नक्षत्र के अनुसार पूरा सही अगर आता है, तो आप कह सकते हैं कि आपको जो है यहाँ पर राहु का प्रभाव बहुत शुभ मिल रहा है, यानी आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं। लेकिन अगर लगन के अनुसार कहीं पे खराब है, लेकिन नक्षत्र और राशि सही है, तो भी उतनी घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर तीनों के अनुसार खराब है, तो आपको जरूर संभल कर रहने की ज़रूरत है। लेकिन अगर राशि के अनुसार जो है खराब है, नक्षत्र के अनुसार जो है अच्छा फल दे रहा है, या इसके ऑपोजिट राशि में अच्छा है, नक्षत्र में बुरा है, तब भी यहाँ पर जो है 50% का प्रभाव तो आपके ऊपर रहने वाला है। तो आप मत सोचिए कि आपको बाकी राशि फल में जो सुनने को इतना सारा मिला है कि आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ये जरूरी नहीं है। तो रेवती नक्षत्र का राहु आखिर आप लोगों को कैसा फल देने वाला है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सिंह राशि और कन्या राशि के बारे में, कि आखिर मीन राशि में रेवती नक्षत्र का राहु आपके लिए क्या शुभ या अशुभ फल देने वाला है। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसे अगर आपने देखा होगा, यहाँ पे मैंने सिंह राशि लिखी हुई है। सबसे पहले आपको राहु के कार्य तत्व अवश्य पता होने चाहिए। मैंने अपने बाकी के वीडियो में जो है कार्य तत्व बता रखे हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि राहु जब भी आपको उम्र के अनुसार शुभ या अशुभ अधिक प्रभाव देने लगता है, तो अगर आपकी उम्र 42 और 48 वर्ष की है, तो ये जो पीरियड होता है ये राहु का पीरियड माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में राहु पहले से शुभ जगह पे विद्यमान है, और ये आपका एज का जो है इस वक्त जो है ये उम्र पे आपकी ये उम्र चल रही है, और गोचर में भी राहु उसी हिसाब से गुजर रहा है, तो राहु
शुभ फल अवश्य देगा कुंडली में अगर राहु शुभ है। लेकिन कुंडली में राहु अशुभ है और ये 42 से 48 वर्ष की उम्र का फेज़ अगर आपका चल रहा है और गोचर में भी राहु जिस भाव में इस वक्त विचरण कर रहा है और कुंडली में भी उसी भाव पे भी है और वो शुभ भाव नहीं है, तो आपको बहुत अधिक संभल के और सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये राहु आपके साथ ऐसा मायावी षड्यंत्र रच सकता है कि आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। और राहु जो है हमेशा याद रखिए, गोचर का फल जब भी आपको मिलता है आपकी कुंडली के ग्रहों में आपकी दशा महादशा अंतरदशा जो भी चल रही है उसके अनुसार ही आपको इनका शुभ या अशुभ प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। तो सिंह राशि के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर राहु जो है अष्टम भाव में और केतु जो है धन भाव में आकर के चले आएंगे। अब अष्टम भाव जो है ये गुप्त विद्या का भाव है, अष्टम भाव मृत्यु का भाव भी होता है, अष्टम भाव गुप्त धन का भाव भी होता है और अष्टम भाव को देखा जाए तो शुभ नहीं माना जाता है। और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप केतु देखेंगे ये धन भाव पर बैठे हुए हैं, धन भाव जो है वो आपकी वाणी का भाव है और धन का भाव है। तो यहाँ पर सिंह राशि के जो लोग हैं उनकी वाणी कहीं ना कहीं बहुत अधिक खराब होने वाली है और वाणी के कारण ही आपको जो है आप बैल मुझे मार वाली आपके ऊपर नौबत आने वाली है। तो सिंह राशि के जातकों को सबसे पहले जो है अपनी वाणी को अवश्य सुधारना जरूरी हो जाएगा। इस भाव में से अगर आप देखेंगे, अगर अष्टम का भाव में देखते हैं तो यहाँ से आपका दुर्घटनाएं देखी जाएंगी, अचानक होने वाले कुछ भी चाहे लाभ हो या हानि हो इसके बारे में भी यहाँ से ही आपको देखा जाएगा। आठवें भाव में जो राहु का जो गोचर है यहाँ पर आपको देखेंगे कि धन हानि हो सकती है, कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, बवासीर इत्यादि की प्रॉब्लम हो सकती है, गुदा रोग की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये जो भाव है ये आपके गुप्त अंगों का भी भाव कहलाता है और कहीं ना कहीं आपको असफलता प्राप्त हो सकती है, एक्सीडेंट बहुत अधिक आपके साथ हो सकते हैं और ख़ासकर स्त्रियों को कष्ट बहुत अधिक होगा, राज्य से यहाँ पर आपको भय प्राप्त हो सकता है, व्यवसाय में बाधा होगी, पिता को कष्ट होगा, परिवार में अनबन हो सकती है और शिक्षा प्राप्ति में भी आपको यहाँ पे बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। और ख़ासकर जो अगर आप संतान संबंधी अगर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और अगर आपकी संतान पहले से है तो संतान संबंधी कुछ कष्ट आपको अवश्य प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि राहु इस भाव में आकर के आपके शरीर को आपकी सेहत को जरूर खराब करने वाले हैं। तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ नहीं है, क्योंकि इस समय आपको जो है केतु के कारण धन की समस्या भी होने वाली है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो राहु की अगर आप दृष्टियाँ देखेंगे तो इस भाव में बैठ करके राहु सबसे पहले जो है 1 2 3 4 5 यानी 12वें भाव में अपनी दृष्टि देने वाला है, फिर 6 7 सप्तमी दृष्टि धन भाव पे होगी, 8 9 और 9वीं दृष्टि जो है आपके सुख भाव पर यहाँ पर पड़ने वाली है। सेम उसी के अकॉर्डिंग केतु को भी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 केतु की जो है 5वीं दृष्टि जो है आपके छठे भाव पर पड़ेंगे जो आपके लिए सही है, फिर 6 7 फिर राहु के ऊपर अष्टम भाव में पड़ेगी जो अशुभ है, फिर 9 10 और आपके जो है कार्य क्षेत्र पर पड़ने वाली है जहाँ पर भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे तो स्वास्थ्य से संबंधित आपको बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य और खासकर आपका जो मुंह है, मुंह से संबंधित आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, आपको पायरिया हो सकता है, दांतों से संबंधित कुछ इशू हो सकते हैं। और ये जो है ये टाइम पे अगर ये जो टाइम मैं आपको बता रही हूँ जो अगले 8 महीने तक का जो टाइम है जब तक राहु रेवती नक्षत्र में रहने वाले हैं, आपके मुंह से अचानक ही स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। आप चाहे कितना भी ब्रश करिए कुछ भी करिए लेकिन मुंह से गंदी बदबू आना शुरू हो जाएगा। और सचमुच में राहु अगर पहले से ही यहाँ पे विद्यमान है तो यहाँ पर बैठ करके मुँह से संबंधित अगर आप जर्दा सिगरेट इत्यादि पीते हैं तो भयानक रोग भी आपके मुंह में हो सकते हैं, मसूड़े खराब हो सकते हैं, दांतों में इशू आ सकता है। तो आपको सिंह राशि वालों को जो है अगर आप ये नशे वाली कुछ भी चीज़ें खाते हैं तो इससे आपको सतर्क रहना चाहिए। और जो अष्टम का राहु है
यहाँ पर भी आपको गुप्त रोग अवश्य मिलेंगे। तो जो लोग अल्कोहल, मद्यपान इत्यादि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि राहु जो है दूषित है, एक वायु है जो दूषित वायु जिसको कहा जा सकता है, और यहाँ पर बैठ करके जो लोग अल्कोहल का कंज्यूम करते हैं बहुत अधिक मात्रा में, फिर जो चाहे आप अल्कोहल नहीं पी रहे हैं लेकिन जो पेय पदार्थ है, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि हैं, अगर वो भी बहुत अधिक पी रहे हैं, तब भी आपको स्वास्थ्य से संबंधित, यानी अगर आप शुद्ध जल नहीं पिएंगे तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और ख़ासकर यहाँ पर बैठा जो राहु है, आपको कहीं ना कहीं अगर आपको कोई जल से संबंधित, आप हमेशा याद रखिए जल से संबंधित ही अगर आपको कोई रोग होगा जो जल से संबंधित ही होने वाला है, तो पीने के पानी को साफ़ सुथरा रखिए, फिल्टर पानी पीजिए, और ऐसी जगहों पे मत जाइए जहाँ पर चिकनी भूमि हो, नदी के आसपास का किनारा हो, क्योंकि यहाँ पर आपको बैठा हुआ राहु मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे रहा है। अब यहाँ पर है, अगर मान लीजिए आप किसी के साथ जो है कोई पार्टनरशिप में कोई काम करने के लिए सोच रहे हैं, तो यहाँ पर पार्टनरशिप में काम आपका नहीं बन पाएगा, आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, और यहाँ पर बैठ कर के राहु के कारण जो है यहाँ पर आपको अत्यधिक नुकसान ही होने वाला है। इस गोचर काल में खासकर आप लोग, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, अपने ससुराल से आपको जो है संबंध बिगाड़ने नहीं है, उनके साथ बहुत अधिक अनबन हो सकती है। हाँ, एक चीज़ जरूर है, क्योंकि जैसे मैंने कहा राहु एक विजातीय ग्रह है, तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु जरूर आपको विदेश गमन करवा सकता है अगर आप विदेश गमन करने का सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी ये जो है विदेश यात्रा देखी जाती है, क्योंकि राहु एक विजातीय ग्रह है। इसी कारण अगर आप व्यापार करने के लिए, क्योंकि राहु की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे 12वें भाव पर पड़ रही है, तो अगर आप उच्च शिक्षा के लिए सोच रहे हैं, बाहर जाना, आप जा सकते हैं। अगर आप व्यापार करने के लिए सोच रहे हैं, तब भी आप जो वीज़ा लगाने का जो, अगर इस वक्त अगर आप अपनी किसी भी उसके ऊपर स्टैंपिंग लगाना चाहते हैं पासपोर्ट पे, तो ये काम इजीली हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी एक बार अपनी कुंडली को ज़रूर किसी ज्योतिषी से अवश्य दिखाइए, चाहे आप मुझे दिखाइए, कहीं भी दिखाइए, लेकिन दिखाइए, क्योंकि अब वीज़ा लगाने में इतने सारे पैसे लगाएंगे, और ये नक्षत्र के अनुसार भी आपको चेक कर लेना है कि आप जो वीज़ा स्टैंपिंग के लिए आगे डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, तो कहीं ये ख़राब तो नहीं होने वाला है। तो फिर धन से संबंधित, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, केतु यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं धन से संबंधित मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप सोचेंगे मैं विदेश जाने वाला हूँ, मैं वीज़ा स्टैंपिंग के लिए अप्लाई करता हूँ, लेकिन कारोबार बढ़ाना चाहता हूँ, यहाँ पे यात्राओं का योग बन रहा है, लेकिन वहीं पे ऑपोजिट धन भाव में केतु बैठे हुए हैं, जिसके कारण आपको निराशा हाथ लगेगी, तो धन का व्यय हो ही जाएगा। इसीलिए ज़रूर किसी भी अच्छे ज्योतिषी को कंसल्ट करके ही आप विदेश यात्रा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तब आप करिए। आपको अपनी आँख का, खासकर जो दाईं आँख है, उसका जरूर ध्यान रखना होगा। यहाँ पे चोट चपोट लग सकती है, कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, पानी के द्वारा हो सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। केतु क्योंकि वाणी भाव में बैठे हैं, आपका केतु के कारण आपकी वाणी बहुत क्रूर होने वाली है, तो बड़े बुजुर्गों और छोटों के साथ किस प्रकार से आपको बातचीत करनी है ये आपको समझ ही नहीं रहेगी। तो कोशिश कीजिए वाणी पे कंट्रोल करिए, नहीं तो इसी कारण आपके घर में कला कलेश का माहौल शुरू हो जाएगा। सिंह राशि में अष्टम भाव में राहु गोचर करने के कारण जो है देखा जाएगा तो इतना अच्छा शुभ या प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ राहु एक तो आपको झगड़े फिसाद में जो है फंसाने वाला है, कोर्ट कचहरी के मामले आपके ऊपर हो सकते हैं। तो कोशिश करिए ये जो कोर्ट कचहरी के मामले हैं, अगर आप पहले कोर्ट कचहरी में पहुंचने से पहले ही इसको अगर आप निपटा लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। पैतृक संपत्ति को लेकर के भी वाद विवाद अवश्य खड़ा होगा, क्योंकि यहाँ से पैतृक संपत्ति भी देखी जाती है। तो अगर आपकी पहले से कोई कोर्ट के केस चल रहा है पैतृक संपत्ति के लिए और समझ में आ रहा है आपको कि आपके फेवर में, क्योंकि ये 1.5 साल जो है राहु रहेगा और जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार राहु क्या फल देगा वो मैं आगे बताऊँगी। तो अगर, क्योंकि नक्षत्र सिद्धांत बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण है, आप इस साल इसको जो है यूज़ करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर वाद विवाद चल रहा है तो कोशिश कीजिए अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठ करके सलाह मशवरा कीजिए और इस विवाद को आगे मत बढ़ाइए, नहीं तो ये आपके फेवर में नहीं आने वाला है और ये विवाद और अधिक बढ़ जाएगा और कोर्ट कचहरी के फिर आपको लंबे चक्कर काटने पड़ेंगे।
कार्य क्षेत्र में जैसे मैंने कहा केतु की दृष्टि पड़ रही है, इसीलिए वहाँ पर बहुत सारी अड़चनें आएंगी, आपकी नौकरी भी जा सकती है। तो कोशिश कीजिए कि आप वहाँ पे जितने भी आपके सहयोगी होंगे उनके साथ जो है आपको बना करके रखना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उनकी बातों को समझने की कोशिश करना है। हो सकता है लोग आपको क्रिटिसाइज़ करें, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी आपको यही कोशिश करनी है कि आपका ये जो टाइम है ये सही नहीं चल रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ से सुनिए और यहाँ से निकाल दीजिए। परिवार वालों के साथ, क्योंकि केतु की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, तो इसलिए मैंने कहा है जो आपकी पत्नी के साथ जो है ज़रूर आपका मनमुटाव बढ़ने वाला है। हो सकता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इतना कला कलेश हो जाए कि आप संबंध विच्छेद करने पर भी आ जाएं, लेकिन ये कुछ महीनों का काम है। कोशिश कीजिए कि अपने परिवार के साथ बना के रखिए वाइफ की बातों को, और हस्बैंड है तो वाइफ है तो हस्बैंड की बातों को समझने की कोशिश कीजिए। एक दूसरे को नीचा मत दिखाइए और एक दूसरे को समझिए। और अपने अगर आपका जो भी पार्टनर है, पार्टनरशिप में कुछ काम खोलना चाहते हैं तो वो भी रुक जाइए, ये टाइम सही नहीं है। और अगर पहले से पार्टनरशिप है तो अगर कुछ मनमुटाव हो रहा है तो कोशिश करिए कि सावधानी पूर्वक, निर्णय पूर्वक कुछ जो है सोच विचार करिए, घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा लीजिए, उसी के अनुसार फिर आप आगे का काम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि सिंह राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, जिसमें से पहला नक्षत्र आता है मघा नक्षत्र, जिसके 4 चरण जो हैं सिंह राशि में होते हैं और ये केतु का नक्षत्र होता है। ये जो अगले 8 महीने का टाइम है, अगर आपका जो है सिंह राशि के मघा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपके लिए ये समय बहुत ही बढ़िया है। अगले 8 महीने आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है। तो कोशिश कीजिए जो चीज़ें आप करना चाहते हैं, विदेश में अप्लाई करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। व्यापार को एक्सपेंड करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो ये अगले 8 महीने जब तक रेवती नक्षत्र में राहु है, आपके लिए दोनों हाथों में लड्डू आप कह सकते हैं। अब आ जाता है जिनका जन्म सिंह राशि के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है। ये 4 नक्षत्र जो है इसके सिंह राशि में आते हैं और ये शुक्र का नक्षत्र है। तो इन लोगों के लिए भी अगर मैं देखूंगी तो ये सिंह राशि के जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म हुआ है, इन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। ये कल्याणकारी समय है आप कह सकते हैं। और यहाँ पर राहु भी आपके लिए एक फ्रेंड के जैसे बन करके आए हैं, तो केतु के नक्षत्र वालों के लिए बहुत लाभकारी समय है। उसी प्रकार शुक्र के नक्षत्र वाले यानी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए भी सेम चीज़ ही मैं बोलूँगी कि अगर आप बाहर पढ़ाई के लिए सोच रहे हैं, धन से संबंधित कुछ इशू हो रहे हैं, अगर पहले से अगर आपको कोई रोग इत्यादि चल रहा था तो उस रोग में अब धीरे धीरे जो है कमी आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन याद रखिए, लेकिन अगर आप गलत कार्यों में जाएंगे तो यही चीज़ें आगे बढ़नी भी शुरू हो जाएंगी। अब आ जाता है जिन लोगों का जन्म सिंह राशि के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, इसका एक जो चरण होता है ये सिंह राशि में आता है। तो आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सूर्य का नक्षत्र है, ये समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर बैठा हुआ 8 महीने तक जब राहु है, आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही कष्टकारी योग लेकर के आया है। और यहाँ तक कह सकते हैं कि आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है। तो जो चीज़ें मैंने अभी आपको राशि के अकॉर्डिंग बताई हैं वो भी ठीक नहीं है काफ़ी हद तक, और नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि डबल नुकसान होने वाला है। तो जो चीज़ें मैंने समझाई हैं, वाणी पे कंट्रोल रखिए, पार्टनरशिप को ध्यान से करिए, अपनी वाइफ से जो है संबंध अच्छे से बना के रखिए, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नहीं तो, और ख़ासकर अगर यहाँ पे बैठा हुआ राहु एक्सीडेंट बहुत अधिक करवाता है, तो मृत्यु तुल्य कष्ट भी यहाँ पर हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूर आप कुछ ना कुछ उपाय करिए। उपाय मैं अंत में बताऊँगी, वो फिर आप बाद में सुनिए और उसके अनुसार ही उपाय करिए। लेकिन याद रखिए, आप अपनी कुंडली के अनुसार अगर आप उपाय करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छा फल प्राप्त होता है। मैं आपको बताने वाली हूँ कन्या राशि के बारे में। तो कन्या राशि में अगर आप देखेंगे कि तो केतु पहले, अभी केतु ने जो मैंने कहा था कि तुला राशि से निकल करके केतु ने कन्या राशि में प्रवेश किया, और मेष से निकल करके राहु ने यहाँ पर आकर के मीन राशि में प्रवेश किया। इस राशि के जातकों के लिए राहु का जो गोचर है
वो सप्तम भाव में हो गया और खासकर केतु का गोचर आपके लगन भाव में हो गया। सप्तम भाव से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जीवन साथी हो गया, आपके साझेदारी हो गई यानी पार्टनरशिप हो गई, आपके यहाँ से मृत्यु का भी भाव देखा जाता है और ख़ासकर यहाँ से जो है अगर आप बाहर जाने के लिए भी सोच रहे हैं तब भी यहाँ से ही आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। सातवें भाव पर बैठा हुआ जो राहु है, एक तो आपको दांत से संबंधित कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। आपके जनन इंद्रिय यानी आपके जो प्राइवेट पार्ट है, पोस्टेड ग्लैंड है, मूत्राशय है, यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होगा और जो इन्फेक्शन होगा वो साफ सफाई ना होने के कारण और जल के कारण, दूषित जल के कारण ही आपको होने वाला है। और ख़ासकर जो मूत्र विकार है, मूत्र से संबंधित कोई भी इशू हो रहा है आपको, आपके पेट में किडनी वगैरह है तो यहाँ से आपको जो है प्रॉब्लम शुरू होने वाली है। अगर यहाँ दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर बैठ करके राहु जो है आपको यात्रा करने के लिए उत्साहित तो करेगा लेकिन कहीं ना कहीं यात्रा में कष्ट प्राप्त होंगे। आपके जो है प्राइवेट पार्ट का जो एरिया रहेगा वहाँ पर पथरी या स्टोन इत्यादि हो सकता है, अचानक कोई दुर्घटना भी हो सकती है, स्त्री को कष्ट हो सकता है, उनके साथ वाद विवाद हो सकता है और ख़ासकर आपकी जो आजीविका के साधन हैं, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, तो यहाँ पे भी आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होने की और साजिश होने की संभावना ज़्यादा दिखाई देती है। क्योंकि सप्तम भाव में बैठा हुआ राहु जो है आपके जो है सीधा दृष्टि देखेंगे तो लगन के ऊपर चली जाएगी जो कन्या राशि है और फिर इनकी ये राहु की अगर आप दृष्टियाँ यहाँ से देखना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाने वाली है, 7वीं दृष्टि यहाँ पर आपके कन्या भाव पर जाएगी और लगन भाव पर जाएगी और 9वीं दृष्टि जो है आपके यहाँ पर जिसको आप कह सकते हैं आपके बाहुबल, आपके छोटे बहन भाई स्टेटस यहाँ से देखा जाता है तो तीसरे भाव पर जाने वाली है और यहाँ पर राहु की दृष्टि इधर जाने वाली है और एक यहाँ पर आएगी। अगर उसी अनुसार आपके कन्या राशि के अनुसार देखेंगे तो केतु की 1 2 3 4 5वीं दृष्टि पंचम भाव में, 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव में और 8वीं 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर यहाँ पर पड़ने वाली है। अब इन दृष्टियों का क्या फल होगा कि केतु के अनुसार यानी अगर आप देखेंगे क्योंकि आपके लगन भाव पर बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको देखना है कि आपके कमर का जो हिस्सा है वहाँ कुछ ना कुछ आपको इशू हो सकते हैं। तो जब भी आप कुछ काम करेंगे आपको नीचे झुकते वक्त ज़रूर ध्यान देना है, नहीं तो आप जरा सा झुके और कुछ लेने के लिए और यहाँ पे कमर से संबंधित आपको इशू हो सकते हैं। बाकी आपको नक्षत्र सिद्धांत से भी देखना पड़ेगा कि आपके लिए फेवरेबल है या नहीं, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। तो कन्या राशि वालों के लिए आखिर जो केतु है वो कहीं ना कहीं आपके शरीर को दर्शा रहा है, शरीर से संबंधित कुछ इशू होने वाले हैं। तो अगर ये नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार अगर आपके लिए शुभ बैठ रहा है और आपकी बॉडी में कहीं पर कोई सर्जरी होने वाली है और ख़ासकर जो नाभि के नीचे का हिस्सा और प्राइवेट पार्ट के ऊपर का हिस्सा जहाँ पर हम बेल्ट वगैरह बांधते हैं, किडनी वगैरह का जहाँ पर होती है उस वाले हिस्से में अगर कोई सर्जरी इत्यादि होने वाली है तो अगर राशि के अनुसार शुभ नहीं है, नक्षत्र के अनुसार शुभ नहीं है तो आपको सोच समझ के उतना समय अगर रुक सकते हैं तो सही है, नहीं तो किसी अच्छी ज्योतिषी से कंसल्ट करके एक अच्छा टाइम निकालिए और फिर आप इसके लिए जो है सर्जरी की करवा सकते हैं। नहीं तो ये सर्जरी आपके लिए बहुत ही दुखदायी हो जाएगी। यहाँ पर बैठ करके अगर राहु है तो आपको दाम्पत्य भाव में मिला जुला फल देने वाला है। और ख़ासकर एक बात मैं बोलूँगी, अगर राहु यहाँ पर बैठता है तो अगर आप किसी लड़के की कुंडली में पहले से ही राहु यहाँ विद्यमान है और केतु उनके लगन भाव में है तो ऐसे इंसान के अगर आप विवाह करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है चीटिंग होने के चांसेस बहुत अधिक हो जाएंगे। यानी वर के द्वारा जो चीज़ें भी आपको बताई गई हैं और आप कन्या पक्ष की हैं तो वर के द्वारा जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं वे सच नहीं है। तो कोशिश कीजिए, अगर उनकी कुंडली मैच की गई है और यहाँ पर राहु विद्यमान है तो आपको आगे चल के मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और विवाह संबंधी मुश्किलें भी बहुत अधिक बढ़ जाएंगी।
और जीवन में तनाव होने के, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके जीवन में जो है लड़ाई झगड़े तनाव इत्यादि बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंधी मामलों में भी यहाँ परेशानी हो सकती है। हो सकता है आप अगर आप मैरिड है तो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण आपके परिवार को जब पता चलेगा तो कला कलेश होना शुरू हो जाएंगे। तो आप अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जो है दूर रखिए, परिवार पे ध्यान दीजिए, नहीं तो ये चीज़ें आपके लिए आगे मुसीबतों का सामना लेकर के आने वाली हैं। और यहाँ पर बैठे हुए खासकर अगर मैं बोलूँगी तो औरतों के द्वारा अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है तो जिनके साथ भी आप जो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, यही औरतें आपके को जो है एक माया जाल में फंसाएंगी और आपके लिए यही परेशानी का सबब बन जाएंगी। तो आपको ये समय बहुत ही संभल करके रहने की ज़रूरत है। और ख़ासकर अगर आप विवाह करना जाने वाले हैं तो थोड़ा आपको ज़रूर रुकना पड़ेगा। जहाँ इतने साल रुके हैं थोड़ा और वेट करिए, ये समय को निकल जाने दीजिए। या फिर कुंडली को बहुत ही अच्छे से आप किसी अच्छे ज्योतिषी से गुण मिलान के साथ साथ कुंडली मिलान अवश्य कराइए। और जिस भी लड़के के साथ कन्या का विवाह करने वाले हैं उस लड़के की अच्छे से जांच परख जरूर कराइए, नहीं तो बाद में आपको हाथ रख के पछताना ही पड़ेगा। खासकर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ससुराल पक्ष के साथ आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी प्रकार के कोई मतभेद नहीं बनाने हैं। यहाँ पर बैठा हुआ राहु जो है गोचर के कारण आपके समाज के ऊपर जो है कोई ना कोई आपके ऊपर जो है एक बड़ा काम जरूर आपको मिलने वाला है, कुछ रिस्पेक्ट मिलने वाली है। लेकिन अगर आपने गलत कार्य किया, क्योंकि जैसे मैंने कहा राहु का जो है दृष्टि यहाँ पे तृतीय भाव में पड़ रही है और यहाँ पर बैठा हुआ त्रिक भाग में बैठा हुआ राहु शुभ फल देगा। तो अगर आपके छोटे भाई बहन हैं उनसे आपको सहयोग मिलेगा, समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, लोग आपको रिकग्नाइज करना शुरू करेंगे। तो आपके बाहुबल में मजबूती आ रही है। कहीं ना कहीं लोग आपके ऊपर कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आएंगी और वो जिम्मेदारियां आगे चल के आपके लिए अच्छी ही रहने वाली हैं। और इस समय कोई भी सहायक अगर कोई काम करना चाहते हैं किसी के साथ जो है तो यहाँ पर आपको ज़रूर सफलता प्राप्त होने वाली है। जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं, अगर आप व्यापार इत्यादि कर रहे हैं तो ज़रूर आपको बढ़िया मुनाफा होने की उम्मीद है। इस समय जो भी जातक हैं वो कुछ अगर अपना काम करना शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो कोशिश करिए कि पहले अपनी पार्टनरशिप शुरू करने से पहले अपनी कुंडलियों का 2 पार्टनर के बीच मिलान होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बाद में देखा जाता है एक पार्टनर पैसे लगाता है और दूसरा पार्टनर वो पैसे हड़प करके चला जाता है। तो पहले जिस तरह से विवाह के लिए कुंडली मिलाई जाती है उसी प्रकार से पार्टनरशिप भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चाहे आप मेंटली वर्क कर रहे हो, चाहे फिजिकली वर्क कर रहे हो, या फिर आप फाइनेंशियली अपना तीनों चीज़ों से मिला करके व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरे पार्टनर के द्वारा अगर आपको चीट कर लिया जाए तो आपकी हालत क्या होगी ये आप ही जानते हैं। तो इसलिए अगर आप कुछ अच्छा स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, एक अपना कुंडली की जांच कराइए और अच्छे समय पर जो है आप करेंगे तो यहाँ पर भी आपको सफलता प्राप्त होगी। कोशिश करिए आपके जितने भी घर के बड़े बुजुर्ग हैं इनसे आशीर्वाद लीजिए, इनसे डिस्कस करिए और किसी बड़े की सलाह लीजिए, तभी जाकर के ही कोई आप नया काम शुरू करिए। इस अवधि में अगर आप अपने व्यापार को एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं या बढ़ाने की सोच रहे हैं तो नक्षत्र सिद्धांत को भी जरूर देखिए। तो अगर सही नहीं है तो आपका व्यापार अभी जहाँ पर चल रहा है उसी के अनुसार ही उसको चलने दीजिए, ज़्यादा बढ़ाने की मत सोचिए, नहीं तो आपको धोखा हो सकता है। इन सब के बावजूद अगर आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर राहु, जैसे मैंने कहा कि राहु की दृष्टि जो है लाभ भाव पर पड़ रही है, तो अगर कुंडली में राहु ठीक जगह पर बैठा है तो जरूर आपको जो है यहाँ पर अचानक अनायास जो है राहु के द्वारा लाभ प्राप्त होने वाले हैं। व्यापार में जरूर फिर आपकी जो है वृद्धि होने वाली है। पर कहीं ना कहीं अगर आप सरकारी कामों के लिए अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं, अगर आप सरकार से कोई टेंडर इत्यादि पास करवाना चाहते हैं, या अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और राहु कुंडली में अगर ठीक नहीं चल रहा है तो यहाँ पर आपको षड्यंत्र के द्वारा फंसाया जा सकता है, आपकी नौकरी भी जा सकती है। तो लेकिन अगर सब कुछ सही चल रहा है तो यहाँ पर सरकार जो है सरकार के द्वारा आपको फ़ायदा ही मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप टेंडर इत्यादि के लिए अप्लाई करेंगे तो ज़रूर आपको जो है सरकार के द्वारा भी मदद मिल जाएगी। और साथ ही साथ जो लोग
पढ़ाई कर रहे हैं और ख़ासकर जो बच्चे हैं, जो अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इन लोगों का मन उतना नहीं लगने वाला है क्योंकि केतु उनका मन को भटकाने वाला है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पढ़ाई में अगर पहले आप 5-6 घंटे करते थे, अब आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई में ध्यान देना शुरू करिए। नहीं तो आगे चल के जो है जो 1.5 साल का जो समय है और ख़ासकर जो अगले आने वाले 8 महीने हैं, जो भी कन्या राशि के जो जातक हैं, इसी महीने में ही जो 10th क्लास में है, 12th में है, या जो फाइनल ईयर की परीक्षा दे रहे हैं, ये आपका रिजल्ट बहुत मैटर करने वाला है। या अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और अगर आपने पढ़ाई ढंग से नहीं की तो फिर आपको हाथ मलना पड़ जाएगा। तो कन्या राशि के लिए जो मेरे राशि के अनुसार मैंने अभी ये चीज़ बताई है, खासकर जो है केतु के अनुसार यहाँ पर अगर हम देखेंगे 5वीं दृष्टि पड़ रही है। तो अगर आप न्यूली मैरिड है और अपने कोई बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा यहाँ रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ केतु जो है ज़रूर कहीं ना कहीं आपके अबॉर्शंस होने शुरू होंगे। तो अगर आप पहले से ही अगर आप कंसीव हो चुकी हैं तो और 3-4 महीने बाद अगर या कुछ महीनों बाद डिलीवरी का समय है तो ये जो टाइम बहुत क्रूशियल टाइम है। इस टाइम में अपने आप को बचा के रखिए, नहीं तो मिस कैरेज होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी। संतान संबंधी अगर पहले से संतान आपकी है तो आपको संतान का भी ध्यान रखना होगा, उनको भी चोट वगैरह इत्यादि लग सकती है। पेट से संबंधित आपको कुछ इशू हो सकते हैं और जैसे मैंने कहा कि जल से संबंधित इश्यूज ज़्यादा होंगे तो साफ पानी का प्रयोग करिए, इन्फेक्शन से दूर रहिए, अल्कोहल मदिरा पान ये सबको आपको त्यागना होगा। राहु के लिए भी जैसे मैंने केतु के साथ फिर यहाँ पर अगर उनकी दृष्टि पड़ेगी आपका पिता के स्थान पर, तो पिता के लिए जो समय है ये इतना सही नहीं रहने वाला है और ख़ासकर अगर आपने सरकार से कुछ पंगा लिया तो आपको जेल जाने तक की भी नौबत आ सकती है, पिता को भी कष्ट हो सकता है। और यहाँ पर दृष्टि पड़ने के कारण आपका जो मन है अध्यात्म की तरफ जो है उतना अधिक नहीं होगा, उससे आप थोड़ा विमुख हो जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि आपको जरूर कहीं पर जो है किसी बड़े मंदिर इत्यादि में जाने के लिए या दर्शन करने का मौका अवश्य मिलेगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो कन्या राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। उत्तरा फाल्गुनी जो सूर्य का नक्षत्र है, चंद्रमा का, और फिर उसके बाद आता है हस्त नक्षत्र जो चंद्रमा का होता है, और तीसरा आता है चित्रा जो 2 चरण जो है कन्या राशि में होते हैं, ये मंगल के नक्षत्र होते हैं। तो अगर आपका जन्म कन्या राशि के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है जो सूर्य का नक्षत्र है, तो कन्या राशि वालों के लिए जो भी चीज़ें मैंने अभी आपको लिए बताई हैं और जो नेगेटिव चीज़ें बताई हैं, तो आपके लिए अगले 6 महीने का पीरियड अच्छा नहीं है। और ख़ासकर 6 जो समय रहेगा आपके लिए ये इतना शुभ समय नहीं माना जा सकता है। तो कोशिश करिए आपको, और ख़ासकर जैसे मैंने कहा है क्योंकि सूर्य का नक्षत्र है और यहाँ पर सरकार से अगर आपने कोई पंगा लिया तो आपको जेल तक जाना भी पड़ सकता है। तो यहाँ पे बेईमानी वगैरह इत्यादि, घूस लेना, इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा। अगर आपका जन्म जो है कन्या राशि के हस्त नक्षत्र में हुआ है तो ये चंद्रमा का नक्षत्र है। इन लोगों के लिए अगले 8 महीने बहुत ही शुभ जाने वाले हैं और ये आपका समय जो है सक्सेसफुल रहने वाला है। तो जो चीज़ें मैंने पॉजिटिव बताई हैं और जो चीज़ें मैंने नेगेटिव बताई हैं, तो नेगेटिव चीज़ें आपके साथ होंगी लेकिन कम होंगी। लेकिन क्योंकि अभी रेवती नक्षत्र में जब तक ये राहु रहेंगे तब तक का जो समय है चंद्रमा के नक्षत्र वालों के लिए बहुत, यानी चंद्रमा हस्त नक्षत्र वालों के लिए बहुत ही अधिक शुभ रहने वाला है। तो जैसे मैंने कहा विदेश जाना है आपको और आपको व्यापार को एक्सपेंड करना है, कोई पार्टनरशिप इत्यादि करनी है, तो फिर भी उन सभी चीज़ों को ज़रूर सोच और समझ के फिर आप आगे उन कार्यों को बढ़ा दीजिए। तो आपके लिए ये 8 महीने बहुत अच्छे जाने वाले हैं। जिन लोगों का जन्म कन्या राशि के चित्रा नक्षत्र में हुआ है और चित्रा नक्षत्र के 2 जो चरण हैं कन्या राशि में आते हैं, इनका स्वामी मंगल होता है। तो चित्रा नक्षत्र के जितने भी लोग हैं, इन लोगों के लिए जो अगले 8 महीने हैं ये अच्छे नहीं रहने वाले हैं। आपको यहाँ पर बैठ करके सिर्फ दुश्मनी ही प्राप्त होने वाली है। तो चाहे आपकी दुश्मनी सरकार के साथ हो, चाहे आपकी दुश्मनी आपकी वाइफ के साथ हो, ससुराल वालों के साथ हो, बच्चों के साथ अनबन हो, तो ये सब चीज़ें बहुत अधिक होने वाली हैं। तो कोशिश कीजिए मन में थोड़ी शांति बना के रखिए,
कामों को समझिए, लोगों को समझिए, सोच समझ के काम करिए, दूसरों की बातों में मत आइए, नहीं तो आगे चल के आपके लिए अगले 8 महीने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्त कम और दुश्मन बहुत अधिक बनने वाले हैं। तो ये था कन्या राशि वालों के लिए। अब आ जाता है उपाय के लिए। चाहे आप सिंह राशि से हैं या कन्या राशि के हैं, तो कोशिश ये करिए, अगर आप राहु से संबंधित उपाय करवाना चाहते हैं तो कुंडली दिखा के अगर आप उपाय कराते हैं तो बहुत अच्छा है, इससे बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। लेकिन जो कॉमन उपाय मैं आपको बता रही हूँ, कई बार क्या होता है, कॉमन उपाय ज़रूरी नहीं है सारे उपाय सब लोगों के लिए सिद्ध हों, लेकिन फिर भी अगर आप कॉमन उपाय करना चाहते हैं तो खासकर राहु के लिए, अगर राहु कुंडली में भी सही नहीं है तो आपको शिव का ध्यान करना है। शिव के पंचाक्षरी मंत्रों का आप ध्यान करके रखिए और उनके मंत्रों का जाप करिए, और शिव की गायत्री है उसका जाप करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, रुद्राष्टक का पाठ करिए। हर सोमवार को जो है शिवलिंग पे जा कर के, खासकर केतु से अगर आपको बचाव करना है तो काले रंग के तिल उसमें डाल करके जो है शिवलिंग पर चढ़ाइए। शिवलिंग पर आप जो है फूल और बेलपत्र, धतूरा इत्यादि जो है आप अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ से कहीं ना कहीं अगर हो सके तो मंदिर में ही जहाँ पे शिवलिंग है वहाँ पर बैठ करके कम से कम अगर 108 बार आप ओम रुद्राय नमः का अगर आप जाप करते हैं या ओम नमः शिवाय का भी जाप करते हैं, बहुत अधिक अच्छा फल प्राप्त होगा आपको इससे। और ख़ासकर अगर आपके पास रुद्राष्टक अगर आप पढ़ने का मौका मिलता है तो कोशिश करिए मंदिर में बैठ करके रुद्राष्टक का पाठ करिए, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। या अपने घर में भी अगर आप इस चीज़ का पाठ करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो बुरा समय है, जो मुसीबतें आपके ऊपर आने वाली हैं, ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपकी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। ख़त्म नहीं होंगी मतलब कम हो जाएंगी, आपके अंदर उतनी शक्ति आ जाएगी। अगर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है तो वो चीज़ कम हो जाएगी, लेकिन ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये सब आपके पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ही आपको इसका फल प्राप्त होगा। तो ये थे आज सिंह और कन्या राशि वालों के लिए राहु का जो राशि परिवर्तन हुआ मीन राशि में, उसका फल कथन। तो आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।